वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का अगला टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 355। ये टेस्ट डेली मॉर्निंग में मिलता है क्योंकि इसमें हम फोकस करते हैं यूपीएससी दैनिक समसामयिकी के प्रश्नों पर, यानी करंट अफेयर्स के पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से इसका रिवीजन करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। इन सभी टेस्ट सीरीज़ को मिलाकर प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। सारे के सारे टेस्ट का समय निकाल कर रिविज़न करते रहिए ताकि पिछला भूल नहीं पाओ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की गई है अभी हाल ही में। हरित ऊर्जा उपकरण यानी ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट, वर्तमान में भारत जो है ना, भारत अमेरिका के बाद ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और भारत की वर्तमान विनिर्माण क्षमता सोलर सेल्स के लिए 3 गीगावाट है। देखिए इसमें एक गलत है, अब बताइए जल्दी कौन सा होगा वो। इतना तो बता दिया मैंने। देखिए पहला वाला करेक्ट है। अभी हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों यानी ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के आयात शुल्क में 20% की जो है वृद्धि की गई है। भारत वर्तमान में, भारत जो है ना, भारत अमेरिका के बाद दूसरा नहीं है बल्कि तीसरे स्थान पर है, क्योंकि दूसरे स्थान पर कौन है? चीन है, चीन। तो भारत अमेरिका चाइना के बाद तीसरे स्थान पर सबसे बड़ा उपभोक्ता है ऊर्जा का, न कि दूसरा। तो सेकंड को काटो, एलिमिनेट कीजिए। तीसरा स्टेटमेंट है वर्तमान में भारत की विनिर्माण क्षमता सोलर सेल्स के लिए 3 गीगाबाइट है, सही है। तो इनमें से उत्तर होगा सी। तो देखिए कथन तो यहाँ पर सही नहीं, क्योंकि वर्तमान में भारत अमेरिका चाइना के बाद ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, न कि दूसरा। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरणों मतलब ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है। इसका उद्देश्य उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है। भारत की वर्तमान विनिर्माण क्षमता सोलर सेल्स के लिए कितनी है? 3 गीगावाट। ये क्या है? ये है पीपीई। पीपीई और ये पता चलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत चीन के बाद दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों मतलब पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। वर्तमान में भारत हर एक दिन 2,06,000 लाख पीपीई किट का उत्पादन कर रहा है। पीपीई किट मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। अब देखिए एक पीपीई किट में मूल रूप से शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन शामिल हैं। ये ऑनलाइन भी मिल रहा है, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे। तो देखिए ये हो गए शू कवर, ये हो गए दस्ताने, ये हो गया शूट, और ये हो गया आई शील्ड, और ये हो गया मास्क, और ये भी फेस पे लगाते हैं इसको। तो सारे के सारे कथन तो करेक्ट हो गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो पीपीई का हिंदी में तो देख लीजिए, पीपीई का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट। पीपीई, सॉरी पीपी, ये टी है, पीपीटी। तो देखिए भारत चीन के बाद विश्व में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट का दूसरा सबसे बड़ा, नहीं सही है, सही है भाई, पीपीई ही होगा, ये गलत है यहाँ पर। दूसरा सबसे बड़ा निर्माणकर्ता बन गया है। तो भारत हर दिन कितने निकाल रहा है? 2,06,000 पीपीई किट का जो है उत्पादन कर रहा है, जो किसी भी देश की अधिकतम क्षमता है। और पहले स्थान पर इससे ऊपर कौन है? चीन है। अच्छा, एक पीपीई किट में मूल रूप से शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क, गाउन शामिल होते हैं। ऊपर दिया गया डेटा जो है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? चाइना, यूएसए, इंडिया या फिर उत्तरी कोरिया? अब निकलने की घोषणा की है तो सदस्य भी होगा वो ओपन स्काई संधि का। तो किसने की है ये? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो यूएसए ने किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। ओपन स्काई संधि पर अमेरिका द्वारा 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। अमेरिका इस संधि से हटने का आरोपी अमेरिका पर इस संधि से हटने का आरोप जो है वो काफ़ी समय से लगता आ रहा है। हालांकि अमेरिका ने इस संधि से बाहर निकलने का कारण जो है रूस के इस सौदे में अपनी हिस्सेदारी नहीं निभाने को बताया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह तीसरा मौका है, कौन सा तीसरा मौका है, जब राष्ट्रपति अमेरिका किसी अंतर्राष्ट्रीय हथियार संधि या समझौते से बाहर निकला है। इस संधि की स्थापना 34 सदस्यों ने अपने प्रतिभागियों के लिए एक एरियल निगरानी प्रणाली पर की थी। तो यूएसए ने इससे निकलने की घोषणा की, याद रखिएगा। सीधा सीधा पूछा जा सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर, 3 ही एक्चुअली, तीसरे में तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए में लिखा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी 2-3 दिन पहले मनाया गया है ये। इस दिन वैश्विक समुदाय से आह्वान किया जाता है कि हम प्राकृतिक दुनिया के प्रति अपने संबंधों को फिर से समर्पित करें, क्योंकि हम अपनी दवाओं के लिए, कपड़ों के लिए, पानी के लिए, भोजन के लिए, ईंधन के लिए, आश्रय के लिए और ऊर्जा के लिए पूरी तरह से स्वस्थ और जीवंत पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की थीम क्या है? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ये सारे के सारे करेक्ट हैं। 22 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, अभी मनाया गया 2-3 दिन पहले, और थीम थी इसकी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ये भी करेक्ट है। अब गलत तो कोई है नहीं इसमें, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर लगाएंगे डी। तो देखिए उपरोक्त सारे के सारे कथन करेक्ट हैं, कोई भी इनमें सही गलत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमी के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। जैविक विविधता में विभिन्न प्रजातियों के पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक अंतर शामिल है, जैसे फसलों की किस्मों और पशुओं की नस्लों में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नीमो पदम दारचा सड़क, नीमो पदम दारचा सड़क हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में है। इसके संदर्भ में बताना आपको कौन सा सही है। देखिए, नीमो पदम दारचा सड़क हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के दारचा को कारगिल ज़िले के पदम इलाके से जोड़ेगी। यह जो सड़क है वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारतीय सेना की ताकत को और बढ़ा देगी। इस सड़क प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 298 किलोमीटर है, जिसकी निगरानी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सारे के सारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से सीधे जोड़ने वाली नीमो पदम दारचा सड़क केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारतीय सेना की ताकत को और बढ़ाएगी। चीन और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान हिमाचल के दारचा के रास्ते पद्म और फिर नीमो होते हुए कुछ ही घंटों में लेह और कारगिल तक पहुंच जाएंगे। अगले महीने के अंत तक इसके खुलने की उम्मीद है और 298 किलोमीटर के इस महत्वाकांक्षी सड़क प्रोजेक्ट की निगरानी स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? स्वयं पोर्टल पहले भी बता चुके हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, आयुष्मान भारत। इनके सामने लिखा है, देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये तो सीधा सीधा संबंध स्थापित हो रहा है यहाँ पर। स्वयं पोर्टल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ये भी करेक्ट है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना झारखंड की सरकार की है क्या? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उत्तर प्रदेश की है, फिर किसी और की? ये छत्तीसगढ़ सरकार की है, झारखंड की नहीं है। तो सेकंड वाले को जहाँ जहाँ है उसको एलिमिनेट करके अपना काम आसान करके उत्तर लगा दीजिए सी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की औपचारिक शुरुआत इन्होंने की।
अच्छा, ये जो योजना है वो प्रदेश के मतलब छत्तीसगढ़ के 9,53,706 सीमांत किसानों को, 5,60,000 छोटे किसानों को और 3,20,844 बड़े किसानों को लाभ देगी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस ऐप पर सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में निजता के अधिकार का मुद्दा उठाते हुए एक जनहित याचिका मतलब पीआईएल फाइल की गई है? ये जो पीआईएल फाइल है इसमें इनमें से किसी एक ऐप को प्रतिबंधित करने के लिए है या प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करती है। इस ऐप का नाम क्या है बताइए? इस ऐप का नाम क्या है? टिकटॉक है, जूम ऐप है, इंस्टाग्राम है या फिर आरोग्य सेतु? निजता के अधिकार का मुद्दा उठाते हुए पीआईएल डाला गया इस पे, और पीआईएल डालने वाला दिल्ली के व्यक्ति हैं। देखिए, चलिए मैं एक एक एलिमिनेट करता हूँ। चलिए, इंस्टाग्राम नहीं है, बताइए क्या है इसका? चलिए, आरोग्य सेतु भी नहीं है, बताइए इसका उत्तर क्या है? देखिए, हाल ही में टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का बहुत मुद्दा चला, लेकिन टिकटॉक इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है जूम ऐप। तो देखिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार का मुद्दा उठाते हुए एक जनहित याचिका में जूम ऐप पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है, और याचिका में शासकीय और व्यक्तिगत स्तर पर जूम के इस्तेमाल के बारे में सूचित कानून बनाने का निर्देश देने का अनुरोध जो है वो किया गया है। यह याचिका दिल्ली निवासी हर्ष चुघ ने दायर की है। अब क्यों की है, क्या है इसका मुद्दा? याचिका के प्रमुख बिंदु क्या हैं? देखिए, सारे के सारे बिंदु पूरी तरह जायज़ हैं। लगातार इस ऐप के इस्तेमाल से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है और यह तरह तरह के साइबर अपराधों को भी बढ़ावा दे सकती है। बिल्कुल दे सकती है। इस ऐप के लगातार इस्तेमाल से साइबर अपराध का खतरा है, इसलिए इस ऐप के इस्तेमाल के संबंध में विस्तृत तकनीकी अध्ययन या जानकारी कराने का केंद्र को निर्देश दिया जाना चाहिए। कोविड-19 महामारी के इस दौर ने जीवन शैली में ज़बरदस्त बदलाव कर दिया है, जिसमें उपभोक्ता, कारोबारी, स्कूल और ज़रूरतमंदों की मदद करने के बजाय जूम के माध्यम से संपर्क स्थापित किए जा रहे हैं। अब देखिए, जूम ऐप लाखों उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत सूचनाओं का दुरुपयोग करके निजता के अधिकार का हनन कर रही है। जूम ऐप डेटा एकत्र करने की तकनीक पर चल रही है और वह अपने उपभोक्ताओं का निजी डेटा और फाइलों का अपने यहाँ भंडार करती है। देखिए, जितने भी गूगल प्ले स्टोर पर ऐप हैं या एप्पल स्टोर पर हैं, तो जब वो गूगल उस ऐप पर, उस प्लेटफॉर्म पर आते हैं गूगल, तो वो बॉन्डिंग होती है वहाँ पर कि हाँ भाई, आप जो है किसी का पर्सनल डाटा का मिसयूज़ नहीं करोगे, वरना तुमको आजीवन काल के लिए जो है वहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाएगा, कभी गूगल प्ले स्टोर पर आप दिखाई नहीं दोगे। लेकिन ऐसा करने के बाद भी क्या वो लोग नहीं करते होंगे डेटा चोरी? क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो आजकल बैंक हो गया ना, एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ तो वहाँ सेव है। हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो गया, फ़ोटो हो गए, वीडियो हो गए, और बहुत से लोग अपना एटीएम का पिन, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी, पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, सब कुछ तो वहाँ पर सेव करे रहते हैं। तो ये मुद्दा पहला नहीं है, ये अभी कुछ दिन पहले भी उठा था, जूम को लेकर विवाद में रही है ऐप, तो याद रखिएगा जूम ऐप है वो। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण या फिर प्राधिकरण यानी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? देखिए, इसकी स्थापना किसकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई है राष्ट्रीय हरित अधिकरण या प्राधिकरण या एनजीटी की स्थापना। यह एक विशिष्ट निकाय है जो कि पर्यावरण विवादों, अनुशासनिक मामलों सहित सुविज्ञता से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक तंत्रों से सुसज्जित है। अधिकरण की प्रधान पीठ मुंबई में है तथा भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में अधिकरण की अन्य 4 पीठ हैं। देखिए, एक तो पक्का गलत है इसमें, पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, तीसरा वाला गलत है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो प्रधान पीठ है वो नई दिल्ली में है और जो इसकी अन्य पीठ हैं वो भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में, चेन्नई में। याद रखिएगा। तो याद कैसे करोगे इनको? देखिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सबके जुबान पर रहते हैं, तब इसमें से मुंबई को हटा दीजिए। आपको याद रखना है चेन्नई, कलकत्ता
और दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में है इसकी प्रधान पीठ, मुंबई से कोई मतलब नहीं है। और साथ में भोपाल और पुणे को भी याद रखिए। तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण या प्राधिकरण एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को देश भर में डेयरियों द्वारा पर्यावरण नियमों के पालन की निगरानी करने और प्रदूषण की जांच के लिए 1 महीने के भीतर दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। इसलिए न्यूज़ में है। इस अधिकरण की जो प्रधान पीठ है वो नई दिल्ली में तथा अन्य 4 पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में धान में पराली की समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने किन 2 जीनों की पहचान की है। पराली की समस्या को दूर करने के लिए, पराली जो जलाते हैं उससे प्रदूषण होता है क्योंकि राख निकलती है, एटमॉस्फेयर में जाती है। तो कौन से जीन है वो? RST 1418 या फिर DPT 1418 या फिर लेपा खाबा या जर्मू झूना। तो लेपा खाबा नहीं है, जर्मू झूना नहीं है, DPT 1418 नहीं है, ये हैं RST 14 और RST 18। तो देखिए मुद्दा क्या है, भारत में किसानों द्वारा सालाना बचे हुए चावल के लगभग 23 मिलियन टन अवशेषों को जला दिया जाता है, जिससे कि उन्हें पुआल से छुटकारा मिले और अगली फसल जो कि गेहूं की होती है उसे बोने के लिए वे अपने खेतों को तैयार कर सकें। इसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण पैदा होता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए पुणे स्थित आघरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 वैकल्पिक बोना करने वाली जीनों RST 14 और RST 18 का मानचित्रण किया है। ये जो जीन है बेहतर नवांकुर ताकत और लंबे कैलियोप्टाइल के साथ जुड़े होते हैं। याद रखिएगा इन दोनों का नाम, RST 14 और 18। पराली की समस्या को दूर करने के लिए 10वां प्रश्न क्या कहता है, सरकार के द्वारा किस ऑनलाइन पोर्टल पर पाठ्यक्रम आरंभ कर UGC के द्वारा क्रेडिट फैसिलिटी का लाभ लिया जा सकता है? कौन सा पोर्टल है? किसान पोर्टल, स्वयं पोर्टल, भारत पोर्टल या कर्मठ पोर्टल? फिर से सुन लीजिएगा, भारत सरकार के द्वारा किस ऑनलाइन पोर्टल पर पाठ्यक्रम आरंभ कर UGC के द्वारा क्रेडिट फैसिलिटी का लाभ लिया जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वयं पोर्टल। याद रखिए इसको। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 11वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तिथि को एवं किसकी स्मृति में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? 1 से 2 दिन पहले इस पर चर्चा की गई थी। 21 मई को, 23 मई को, 25 मई को किसकी स्मृति में? देखिए ये है राजीव गांधी, अपने पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। इस पर चर्चा कर चुके हैं हम लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन के साथ। अगला प्रश्न देख लीजिए एक और, देश भर में डेयरियों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण की जांच को लेकर चर्चा में रहा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो 2010 अभी तो बताया था आपको। देखिए अजीत डोभाल तो है नहीं, सबको पता है कौन है अजीत डोभाल। 2009 भी नहीं है, 2010 है। और पंकज कुमार त्रिपाठी इसके अध्यक्ष नहीं है, इसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। तो आपको याद रखना है, UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो 2010 कम से कम याद रखिए, NGT याद रखिए, इसकी प्रधान पीठ याद रखिए नई दिल्ली, अन्य पीठ याद रखिए, क्योंकि 95% ये अध्यक्ष का नाम UPSC सिविल सेवा में नहीं पूछा जा सकता, पूछ सकती है तो 2010, लेकिन स्टेट PCS में पूछा जा सकता है। आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में अध्यक्ष हैं और 2010 में इसकी स्थापना हुई थी NGT की। चलिए एक और प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को प्रारंभ किया है? ये भी पता चली गया होगा आपको, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को किसने प्रारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश इसका उत्तर नहीं है, झारखंड भी नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। तो देखिए ये 13 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 355 नंबर के टेस्ट तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।